मैं बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज हम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है और हम कोई बड़े रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, टर्की मुस्लिम देश है सभापति जी, वहां 1924 में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फाउंडेशंस बन करके मैनेजमेंट ऑफ वक्फ का काम शुरू हो गया था। इट इज ए मुस्लिम कंट्री टर्की, 1924, और वहां पर टर्की में ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट for their better management and transparency. When did they do? In 1924. 100 साल पहले. They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s. And income of waqf began to be used for the development of education and health. ये किसने किया? टर्की ने। हम यहां कर रहे हैं, आप तो कर, यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। इन मलेशिया अथॉरिटी ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वहां क्या बोलते हैं? स्टेट इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल, स्टेट चलाता है। और मलेशिया बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल मॉडल्स टू इंप्रूव द वक्फ मैनेजमेंट, उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहां उन्होंने नई बात शुरू कर दी, वक्फ शेयर्स। वक्फ शेयर्स वर इंप्लीमेंटेड विच इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द राइज इन द वक्फ इनकम। सब कोई प्रोग्रेसिव तरीके से चलने की प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज एंश्योर्ड एंड डिजिटल डाटाबेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू जियो मैपिंग, यानी ये भी मलेशिया में भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर्टी को उसको देखा जा रहा था। सऊदी अरेबिया, रिफॉर्म्स वर मेड इन सऊदी अरेबिया इन 2016 एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ, और वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई विच वाज एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू पॉलिसीज वर इंप्लीमेंटेड टू मेक द वक्फ प्रॉपर्टीज मोर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, और the waqf income was used to empower the religious and educational and social services. ये मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं, यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, उस तरीके का हम प्रयास करें। इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट, इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं। इन 2004 वक्फ एक्ट वाज अमेंडेड इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, और द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश वक्फ वाज इंप्लीमेंटेड फॉर मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वक्फ एसेट्स। यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके। ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट अफेयर्स, ये भी सरकार के पास है। आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स वर मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हां थे, साथ हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया
कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इट विल बी नेसेसरी एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज। तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब ये जो अमेंडेड एक्ट था ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India. ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013। और जो रिज्जू साहब बिल लेकर के आए हैं वह उसको प्रोटेक्शन देता है। ये इसकी खूबी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। It violates Article 300A, legal protection from arbitrary seizure। ये आर्बिट्री जो सीजर होता है ये इसको प्रोटेक्शन मिलती है 300A में, वो उसको प्रोटेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, the board may itself collect information regarding any property which it has a reason to believe that it is a waqf property। यानी अपने से ही तय करती है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है और अपने से ही रियलाइज कर लेती है यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री सीजर से रोकने का प्रयास है और इसको वायलेट करता है ये सेक्शन। उसी तरीके से यह वायलेट करता है फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन 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 पढ़ते हम हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, जयराम जी, showing an object in the house is indecorous. Nothing. ये संविधान की किताब को, and a constitution should never be treated like an object. It's a sacred book, testament for our democracy. ये संविधान की रक्षक हैं, संविधान की बात करते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21, सिटीजंस कैनॉट चैलेंज वक्फ डिसीजन इन रेगुलर कोर्ट्स। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या कि सिटीजंस कैनॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द वक्फ इन द सिविल कोर्ट? क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन अ वे वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ लाइफ। तो मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं। इट बिकेम मोर पावरफुल देन जुडिशरी। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 54, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देगा। वक्फ बोर्ड सेक्शन 6 and 7, इट बार्स ऑन द सिविल कोर्ट्स फॉर दैट नो लीगल एक्शन इज अलाउड। आप बताइए ये ड्रैकोनियन लॉ बन गया था कि नहीं बन गया था? ये ओवर पावरिंग था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूं, आपको कुतर्क लग रहा है? बताइए। मैं तर्क रख रहा हूं कि क्या ये ओवर
ओवर रीचिंग नहीं था क्या? और ये ओवर रीचिंग संविधान के बेसिक स्पिरिट को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? नहीं है क्या? और इसीलिए इन सारे सेक्शंस को उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 बार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 83(7) फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन as mentioned, the subsection declares the tribunal decision as the final and binding, having the force of the civil court decree. यानी सिविल कोर्ट की पावर ये सेक्शन 83.7 रखता है और उसकी फाइनल डिसीजन होगा बिना अपील के। और वक्फ बोर्ड सेक्शन 83(9) द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, the subsection explicitly states no appeal shall lie against any decision or order whether interim or otherwise given or made by the Waqf tribunal. क्या ये भारत के मूल संविधान, आप नासिर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब को खोल के देख लीजिएगा, वो संविधान के मूल धारा को को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? और ये आर्टिकल 12 के भी पावर्स को टेक ओवर कर रही है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द लोकल अथॉरिटीज विल हैव ए लिमिटेड पावर ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत लिमिटेड पावर होगा। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ए लिमिटेड इंटरफेरेंस इन द वक्फ प्रॉपर्टीज ऑपरेट आउटसाइड द नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम, यानी वो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम के से अलग हट करके ही काम करते हैं, इस तरीके का है। बहुत सी बातें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो ये जो बिल आया है इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर, ये इसको रिमूव करता है। वक्फ बाय यूजर, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड एंड द डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years। अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हां, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल का इनहेरिटेंस को रोकना यह एक बहुत बड़ा रेट्रोग्रेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना यह इस बिल का काम है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अर्लियर एनीवन विदाउट एनी proper documents called on the property as the waqf property, waqf board made the claim on it, waqf board उस पर क्लेम कर देता था। Government properties identified as waqf ceased to be, हाँ मैं सब ऑथेंटिकेट करूंगा, आपको मौका मिलेगा। 1 second 10 सेकेंड। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स क्लेम